हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 6 तक देख चुके हैं, जो फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किए हुए थे। ये फंडामेंटल राइट्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये दूसरा लेक्चर है, जो फिर आप हम लोगों सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक है, जो उसको करना बहुत जरूरी है यूपीएससी में। यूपीएससी को क्लियर करने के लिए, उसका क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट 2021 से स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, और उसका डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लेजिस्लेशन विच कन्फेयर ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड discriminatory power in the matter of application of law and violates one of the following article which of the constitution of India। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि पहले ये क्वेश्चन को आप पहले अपने से ऑप्शन को देखें, ऑप्शन को सही करें, उसके बाद उसको करेक्ट, उसके बाद इसका आंसर सुने। दैट इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 44। करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 14, the equality of before law। Article 14 says that equality before law, the state shall not deny it to any person equality before law or the equal protection of law। equality before law and equal protection of law ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 2023 का क्वेश्चन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन सा लॉ है, उसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। उसी तरह 2021 में भी देखे सेम, उसी उसी टर्मिनोलॉजी में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हम लोगों को प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा कि कैसे रिपीटेशन होता है और कैसे मतलब कौन सा टॉपिक अधिक इम्पोर्टेंट है। दैट विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, हेंस is an unconstitutional power, it will be violate article 14। Next is article 28। article 28 is the freedom of religion institution, a freedom of attending religious institution। article 28 says, article 32 remedies of the fundamental right is it makes apex court to guarantee and defender to the fundamental right। article 44 says that universal civil code in for the citizenship। आर्टिकल 24, आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी का डीपीए डीपीएसपी का आर्टिकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एक्सट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फ्रॉम ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 26 जनवरी 1950। that is a sovereign democratic republic that is sovereign democratic republic। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी में कौन सा स्टेटस मिला था? दैट इज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कौन सा स्टेटस मिला था? द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये प्रेम्बल से हम the extract constitutional status of India in 26 January 1950 was the sovereign democratic republic। The preamble was amended in 1976 by the 42nd Amendment Act 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रेम्बल को अमेंड हुआ था। उसमें हम लोग ऐड किए थे 3 न्यू वर्ड्स, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये प्रेम्बल हम लोग ऐड किए थे। Let's see next question। The preamble of the Constitution of India, preamble of the Constitution of India, a part of Constitution but not a legal effect, not a part of Constitution but has a no legal effect, either a part of the Constitution and has the same legal effect as any other part, a part of Constitution but has no legal effect independently on of other parts। That is correct। a part of Constitution है but उसका नो लीगल इफेक्ट है इंडिपेंडेंटली एंड अदर पार्ट में, कोई अलग पार्ट में, जैसे कि फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी में, या फिर किसी और आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटी में, उसका कोई उसमें जाके वो इफेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए दैट इज सेपरेटली फ्रॉम ऑल अदर आर्टिकल्स। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। Let's say preamble is an integral part of the constitution, and preamble is neither a source of power or to legislature nor a prohibition। ना वो कोई सोर्स है, उससे कोई सोर्स पावर ले सकता है, ना वो किसी को मना कर सकता है किसी आर्टिकल को, ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा।
ऑल्सो इज नॉन जुडिशियल, वो उसके ऊपर कोई मतलब कि वो उसका कोई उल्लंघन कर रहा है या फिर कोई उसको उल्लंघन कर रहा है तो उसके ऊपर ऐसा नहीं कि जैसे फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन कर रहा है तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, उसके ऊपर हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर उसको फॉलो नहीं करें, लेकिन प्रेम्बल में ऐसा नहीं है, आप उसको फॉलो नहीं करें तो ये मोरलाइजेशन है। अगर आपका मोरल वैसा नहीं है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके लिए आपको फॉलो करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। दैट इज कॉल्ड नॉन जुडिशियल, that is the provision are not enforceable by in the court of law, already discussed। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। वेरी केस में वेरी यूनियन केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन preamble इज नॉट a part of constitution। वेरी केस में बोला preamble पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। केस वन भारतीय केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है preamble is a part of constitution। Constitution could be read an interpretation on the light of ground and novel vision। हाँ नोबल विजन है। एलएससी ऑफ इंडिया केस 1995 में बोलता है सुप्रीम कोर्ट की प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेम्बल embedded the basic philosophy and fundamental values on which constitution is based। It is laid on the pattern of any political society। The preamble is केस वन एंड भारतीय केस में बोलता है तो preamble is may be invoked to determine the ambit of fundamental rights and DPSP। मतलब डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स को बेहतर बनाने के लिए हम लोग preamble का यूज कर सकते हैं। That says case one in Bharti case 1973 in if the term used in any article ambiguous are capable to more than the one meaning, that interpretation may be done by the using the objective and surety of the preamble। क्यों बोलता है ये बेरवरी यूनियन केस 1980 में अगर किसी चीज का कोई ऐसा वर्ड है जिसको इंटरप्रिटेशन करने में इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता है तो उसको इंटरप्रिटेशन preamble के द्वारा किया जा सकता है उसका ऑब्जेक्टिव लेके। That is in very case union, this case is most important case, this all case are most important, most important case, always remember this all case। So next question we say which of the following category of fundamental right incorporated protection against the untouchability and from from of discrimination, and then प्रोटेक्ट करते हैं अनटचेबिलिटी को डिस्क्रिमिनेशन से, that is called right to equality। इक्वालिटी ही नहीं हो रहा है ना तो ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी अंडर आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 abolish the intangibility and prohibited the practice of any forms and the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an office punishable in accordance with law। The term untouchability has not been defined in the constitution, not been defined। देखिए कभी क्वेश्चन पूछ देगा constitutionality is defined in constitution, that means नहीं, that is wrong। That is called the elimination technique, and the technique of how to memorize, how to develop your attitude according to the previous year questions of UPSC, that is called untouchability। And under article Supreme Court held that the right under the article 17 of the available against the private individual, right to equality 14 to 18। Equal Article 14 says that equality before law and equal protection law, article 14। Article 15 says that discrimination on the ground of religion, sex and caste and place of birth। Article 16 says that opportunity of matter of public employment, equality of opportunity in matter of public employment। Article 17 tells the abolition of untouchability, and prohibit the practice and prohibition of its practice, article 17 talk about। Article 18 talk about abolition of title military and academic। Article 18 talk about article right to freedom under article 19 to 22। There is six rights regarding to the freedom: first freedom of expression, speech and expression, that is first article clause 1 sub clause 1, article 19 clause 1 sub clause 1।
Article 19 clause 1 subclause 2 tells about assembly, and third tell about association, and fourth tell about movement, that is, and fifth table was residence, and sixth table was profession in the article 19. Article 20 talk about the protection of respect of convention of offense. Article 20. Article 21 talk about life and personal liberty. Article 21 talk about elementary education. नहीं, आपको ये बताना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये आर्टिकल 21A को ऐड किया गया है, फ्रॉम डीपीएसपी से लिया गया था. Then that is your question. Article protection against arrest and detention of certain cases. Article 22 talk about right against exploitation. Article 23, 24. The first is trafficking of human being and forced labor. Article 23, or employment of prohibition of employment of children. And in fact, that is called talk about Article 24. Right of freedom of religions. Article 25 to 28. Article 25 talk about profession, practice, and propagation of religions. Under Article 25, freedom of profess, practice, and propagation of religion. Article 26 talk about manage the religions affairs. Article 26 talk about manage the religions affairs. Article 27 talk about freedom of payment of taxes and promotion of any religion. टैक्स नहीं लगेगा फ्रीडम को प्रमोशन करने में. आर्टिकल 28 टॉक अबाउट रिलीजन इंस्टीट्यूशन एंड वर्शिप एंड क्रिएट द एजुकेशन creation of education institution. That talk about article 28. Culture and educational right. Article 29. Culture and education right talk about article 29 and 30. First, language, script, and culture of minority. Article 20 under article 29. And article 30 talk about the establishment and administration of education institution under article 30. Last is article 32. Article 32 talk about remedies. Which type of remedies? Constitutional remedies to enforce the fundamental right. That is, there is certain dates are mentioned in the article under article 32. That is habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto under article 32. Next question. We already discussed all fundamental rights and important articles which are used in prelims exam. That is most important articles of fundamental rights. I have some technique and tricks on how to memorize preamble, DPSP, fundamental rights, uh, schedules. ये सब मेरे पास एक टेक्निक है ऑलरेडी. I am going to upload that technique in coming video. So let's focus here. In India, separation of judiciary from executive is joined by. In India, separation of judiciary and executive कौन सा सेपरेशन कौन सा आर्टिकल या किस में लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के लिए. दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 51. Under Article 51 says that, yes, no, sorry, under Article 50, under Article 50, separation of judiciary from executive under Article 50. Let's say the directive already we will cover fundamental rights, and then that is this is directive principle of state policy under Article 15. The state shall we take step to separate the judiciary from executive in the public service of the state. Directive principle of state policy is given in Part 4 of the Indian Constitution under Article 36 and 51. Directive principle denoted the idea of states should keep in mind while the formulating the policy and enacting law. जितना भी policy और law बनता है इंडिया में, वो अपने माइंड में हमेशा जो पॉलिसी मेकर है वो हमेशा फंडामेंटल ड्यूटी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपने माइंड में रख के ही वो लॉ और पॉलिसी बनाता है जो होल सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिल सके. दैट इज टॉक अबाउट DPSP. The aim at is realizing the idea of justice, liberty, equality, and fraternity underlined
outlined in the preamble. Justice, liberty, equality and fraternity underlined in preamble में mention है. They embody the concept of welfare state. Welfare state mention है कहाँ पर, which article? Under article 38. Article 38 talk about the welfare state, the seeking of establishment of economy and social democracy in the country. The directive प्रिंसिपल इज ए नॉन जुडिशियल इन नेचर. इसमें भी ये भी नॉन जुडिशियल है. इसमें मतलब कोई इसका वायलेट कर रहा है तो हम जाके इसमें कोर्ट पे नहीं जाते. ये मोरल, सब मोरल है. इसके बाद मतलब कि ये आपको सोसाइटी में वेलनेस लाता है, ना कि ये आप इसको वायलेट करें तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है. दैट इज नॉन जुडिशियल. लेकिन फंडामेंटल राइट को आप वायलेट करेंगे तो यू गेट, डेफिनेटली यू गेट पनिशमेंट फ्रॉम द सुप्रीम हायर अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, that is High Court or Supreme Court under Article 32 and Article 226. Next question we talk about other than the fundamental rights, which of the following Constitution of India reflect the principle of provision of Universal Declaration of Human Right. Universal Declaration of Human Right. We talk about it. That is preamble, directory principle of state policy and fundamental. मतलब इस समय कौन सा में किस में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट दिखता है कि ये है. That is all three. Preamble is universal declaration of human rights mentioned in about the dignity of an individual. Yes, it's talk about dignity of the member, equality of status and opportunity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the people. Right to work under Article 23. Universal Declaration of Human Rights mention the above right to work. And in यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट में मेंशन है आर्टिकल 23 में कि राइट टू वर्क, और इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 41 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी talk about right to work and to educate and public assistance in the certain cases. That is talk about in duties की बात करेंगे तो आर्टिकल 29 talk about duties in यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट मेंशन है, वाई ड्यूटी उसमें मेंशन है. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑलरेडी मेंशन है अंडर आर्टिकल 51A ऑफ पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत आया गया था. तो इसको कौन सा कमेटी का रिकमेंडेशन है वो आप बताएंगे. दैट यू विल टेल कौन सा कमेटी का रिकमेंडेशन है फंडामेंटल ड्यूटीज को अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का. Next question, which of the following, which part of the Constitution of India declare the idea of welfare state? Welfare state already हम लोग डिस्कस किए नहीं about welfare state. यार welfare state हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में. दैट इज फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 38. Welfare state talk about under article 38. The idea of directive principle of state policy, idea of welfare state, directive principle of state policy is given in the part 4 of the Indian Constitution under Article 36 and 36 to 51. This embodied concept of welfare state. What is talk about the under Article 38? 38 talk about the state to secure the social order for the promotion of welfare of the people. State to secure the social order for the promotion of welfare of the state. That is talk about under Article 38. Next question we see, with the reference of provision content part 4 of the Constitution of India, which of the following statement are correct? कौन सा सही है? There shall be enforceable by court. Directive principle part 4 enforceable by court. हो गया गलत यहीं पे, वन गलत, वन खत्म. क्योंकि अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्सबल बाय कोर्ट नहीं है. वन गलत, मैं पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूँ. वन गलत, 2 मतलब भी सही है. एंड नेक्स्ट इज 3 को देखना है, 2 को पढ़ना ही नहीं है, 3 को देखना. द प्रिंसिपल laid down in the part are influenced by making law by the state. Yes, that is true. प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस लॉ जो में अभी बताया ना जस्ट, क्योंकि लॉ जो में बनाता है, पॉलिसी जो बनाता है गवर्नमेंट,
पॉलिसी मेकर, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ही लेके वो उसको ही ध्यान में रख के वो लॉ बनाता है। दैट इज ट्रू। द ऑप्शन इज डी। हम लोग देखो एलिमिनेशन टेक्निक इसमें यूज करके हम लोग ऑप्शन डी में बिना बिना टू को पढ़े हम लोग हम लोग अपना करेक्ट ऑप्शन में आ गए। ऑप्शन इज डी। Next question is which article of the Constitution of India safeguard the right of marry of person for under person of one choice? अपना right to marry मतलब शादी करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल के अंदर वो सिक्योर करता है और अपना चॉइस है। दैट इज शादी करने का मतलब कि अंडर आर्टिकल 21 टॉक अबाउट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा आया गया था। द राइट टू मैरिज पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज इंटीग्रल इंटीग्रल टू द आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हदिया केस। सफेनगंज वर्सेस अशोका केम 2018 के अंदर। The Constitution protects the ability of each individual to pursue the way of life and faith on which she or he seek to adhere. Under Supreme Court says, ये Supreme Court बोला है। That is all about today's lecture. We already complete DPSP and fundamental rights and preamble. Some basic questions are there. We cover in next lecture we cover all this. So thank you. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।